विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम मूल रूप से सूत्रकृमि के द्वारा होने वाले जो रोग गेहूं के अंतर्गत होते हैं उसमें सहू और तेंदू रोग जो है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। गेहूं का सहू व तेंदू रोग इस रोग के संदर्भ में विश्व स्तर पर इंग्लैंड के वैज्ञानिक निगम ने गेहूं का पीला बाली विलग्न रोग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। भारतीय वैज्ञानिक भारत में इसके संदर्भ की जानकारी मिलने के द्वारा ये साइंटिस्ट ने मिलने के द्वारा दी गई। इसके द्वारा दी गई थी, मिलने नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये दी गई थी। वासुदेवा व गोनिया ने यह बताया कि इस प्रकार के विकार से गेहूं की उत्पादन क्षमता 1 से 3% तक कम हो जाती है। जो गेहूं है उसकी उत्पादन क्षमता 1 to 3% जो है डिक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द व्हीट इज डिक्रीज 1 to 3% ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ द वेलो डिजीज एंड कोकले डिजीज, ईयर कोकले जो है उसके कारण से। अब देखिए रोग के लक्षणों की हम बात करें, रोग के लक्षण जो है क्या है, रोग के जो लक्षण हैं कौन कौन से हैं, तो इसमें पौधे के तने, पत्तियां व पुष्पों में
दिखाई देते हैं। यानी जो पादप है उस पादप का संपूर्ण भाग, चाहे वो तना है चाहे पत्तियां हैं, उस भाग के अंदर रोग के लक्षण जो हैं दिखाई देते हैं। इसके अंदर मूल रूप से जो पत्तियां हैं वह मुड़े हुए रूप के अंतर्गत दिखाई देने लगती है। इसमें पाई जाने वाली पत्तियां मुड़े हुए रूप में दिखाई देती है। पत्तियां जो है वो मुड़े हुए रूप के अंतर्गत पाई जाती है। पत्तियां मुड़ी हुई रूप की संरचना के अंदर मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मूल रूप से जो बालियां हैं वो छोटी, फैली हुई और संक्रमित रूप की पाई जाती है। यानी बालियों का रूप जो है वो संक्रमित बाली छोटी होगी, फैली हुई संक्रमित बाली छोटी व फैली हुई पाई जाती है। यह अधिक समय तक हरी बनी रहती है, लॉन्ग टाइम तक क्या रहती है, ये हरे रूप की संरचना के अंदर बनी रहती है, लंबे समय तक हरे रूप में पाई जाती है। इसमें इन बालियों में दानों का निर्माण नहीं होता है। जो बालियां हैं उन बालियों में दानों का निर्माण नहीं होता है और उसके स्थान पर गेंगल संरचना पाई जाती है। कौन सी संरचना पाई जाती है भी? गेंगल संरचना का निर्माण होता है या गेंगल संरचना उसके अंदर बनती है। ये विशेष रूप से दानों के स्थान पर दिखाई देना प्रारंभ करती है और इसके बाद जो गेंगल्स है ये भूरे से काले रंग की संरचना में, गेंगल्स भूरे से काले रंग की संरचना में दिखाई देता है। कौन से रूप की संरचना में दिखाई देता है? गेंगल्स जो है वो भूरे से काले रंग की संरचना के अंतर्गत दिखाई देगा और इनके अंदर जो है पिट्टिका रूपी संरचनाओं का क्या हो जाता है, निर्माण कार्य होता है या पिट्टिका इनके अंदर बनना शुरू हो जाती है। अब पिट्टिका कैसे बनती है इसमें कुछ विभेद है। स्वस्थ पौधे की तुलना में, स्वस्थ पौधे की तुलना में संक्रमित पौधों में
हैं उनमें बालियों का निर्माण 30 से 40 दिन पहले हो जाता है। यानी बालियां संक्रमित पौधे में कितने समय पहले बन जाती है? तो स्वस्थ पौधे की तुलना में संक्रमित पौधे के अंदर जो बालियां हैं वो 30 से 40 दिन पहले बनना प्रारंभ हो जाती है। इसके साथ जो पुट्टिकाएं हैं उनका निर्माण कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। पुट्टिकाएं इसके अंदर बनना शुरू हो जाती है और पुट्टिकाएं गहरे काले रंग की संरचना के अंदर बनती है। पुट्टिकाएं बनना प्रारंभ होकर के वो गहरे काले रंग की, भूरे से गहरे काले रंग की संरचना में निर्मित होगी। पुट्टिकाएं बनना प्रारंभ हो जाता है। पुट्टिकाएं जो है वो बनना प्रारंभ हो जाता है। उसमें भूरे से काले रंग की संरचनाएं बनती है। कौन से रूप की संरचना का निर्माण हो जाता है? वो भूरे से काले रंग के रूप की रचना में बनना प्रारंभ हो जाती है। इनमें जो है पुट्टिकाओं के आधार पर तुषकुंडी संरचना का निर्माण कार्य होने लगता है। पुट्टिका के आधार पर तुष का निर्माण होने लगता है। तुष संरचनाएं निर्मित होना प्रारंभ हो जाती है। पादप का भाग जो संक्रमित है वह मृदा के संपर्क वाले क्षेत्र में फूली हुई संरचना के रूप में जो भाग है भी संक्रमित भाग मृदा के क्षेत्र के संपर्क में, तो वो फूली हुई संरचना के रूप में या नोड लाइक स्ट्रक्चर उस पार्ट के अंदर क्या होती है? बनी हुई पाई जाती है। नोड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण उस भाग के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं रोगजनक कौन कौन से। यानी एक तरीके से ये सूत्रकृमि से होने वाला विकार है। यह सूत्रकृमि से होने वाला विकार है। सूत्रकृमि से होने वाले विकार के रूप की संरचना है। रोगजनक में हम बात करें तो एंगुआइना ट्रिटिसाई जो है रेथियाई वेक्टर ट्रिटिसाई के कारण
यानी ये रोगजनक जो हैं ये एंगुराइना ट्रिटिसाई या जो है रिथियाई बैक्टर ट्रिटिसियाई के कारण से होने वाला विकार है। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं तेंदु रोग के लक्षणों के बारे में कि भाई ये किसके कारण से संपन्न होता है या इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले तेंदु रोग जो है इस प्रकार के रोग में गेहूं की पत्तियों की निचली सतह पर ऐंठन या अतिवर्ती रूपी गांठ संरचनाएं बनती है। अतिवर्ती रूपी जो गांठ संरचनाएं हैं उनका निर्माण कार्य उसके माध्यम से रोग के अंतर्गत होना प्रारंभ होता है। इनमें चमकीले पीले रंग का विशिष्ट अवपंकी रिसाव मुक्त किया जाता है। इसमें चमकीले पीले रंग का रिसाव मुक्त किया जाता है जो पौधे के भागों पर अथवा बालियों पर फैलता है। पौधों पर या बालियों पर फैलने का काम करता है। अब इसकी दो स्थितियां लागू होगी जिसके कारण से पौधे के विकास की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कैसे कि भाई ये जो स्त्राव है यह पर्णाच्छद या तने पर फैलने के कारण पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। जो पादप की वृद्धि है वो क्या होती है भाई, अवरुद्ध हो जाती है। पादप का विकास कार्य क्या हो जाता है, रुक जाता है। पादप जो है ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब मौसम के अनुसार जो है इस पर अपना प्रभाव व्यक्त होता है। मौसम के रूप में जो मौसम का इफेक्ट है वो भी इस पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। नमी के अंदर ये स्त्राव जो है बहता हुआ प्रतीत होता है या इसका रिसाव होता हुआ प्रतीत होता है। नम अवस्था में इसका रिसाव होता है। जो नम अवस्था है उस नम अवस्था में क्या होता है भाई, इसका रिसाव होता है या यह बहता हुआ प्रतीत
होता है। क्या होता है? ये बहता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन शुष्क अवस्था में यह सूखा होकर या सूखकर पादप भागों के चारों ओर बना रहता है। यानी जो तरल अवयव है वो शुष्क कंडीशंस के अंदर पादप के भाग के अंतर्गत क्या रहेगा, बनी हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से ये अलग अलग क्रियाओं को व्यक्त करेगा, यानी सूखने के पश्चात कठोर भूरे रंग की संरचना के अंदर आ जाता है। और इस प्रकार का जो विकार है ये जटिल विकार की श्रेणी में माना जाता है। ये सूत्रकृमि और जीवाणु से होने वाला विकार सूखने के पश्चात यह पीले चमकीले भूरे रंग की संरचना में पाए जाते हैं। चमकीले पीले भूरे रंग की संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। सूत्रकृमि व जीवाणु से होने वाला यह विकार अलग अलग लक्षणों को व्यक्त करता है। यानी उसके माध्यम से अलग अलग लक्षण जो हैं उसके अंतर्गत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब इसके पश्चात देखिए इसमें रोग के संचरण होने की स्थिति किस प्रकार से होती है, रोग का चक्र किस प्रकार से चलता है। तो हम ये कहते हैं कि जो गेहूं का सैहू रोग है, गेहूं के सैहू रोग डिंबक पिट्टिकाएं नम अवस्था में 8 से 9 वर्ष तक जीवनक्षम बनी रहेगी। यानी उसमें इतनी क्षमता है कि वो 8 से 9 वर्ष तक संक्रमण का गुण रख सकती है। और अगर मान लीजिए डिंबक पिट्टिकाएं शुष्क अवस्था में हैं तो वह 28 वर्ष तक क्या बनी रहती है, जीवनक्षम बनी रहती है। यानी 28 वर्ष तक उसके अंदर रोग के लक्षणों की स्थिति उत्पन्न करने की क्षमताएं पाई जाती है। अब इसके पश्चात जो सदस्य अवशिष्ट पादप भागों के साथ पाई जाने वाली पिट्टिकाएं रोग के लिए प्रथम निवेश्य द्रव्य का कार्य करती है। यानी जो पौधा संक्रमित है तो उन संक्रमित पौधों के साथ किसकी उपस्थिति पाई जाती है, इन पिट्टिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है।
और जब पौधे में के अंदर ये जो अवशिष्ट भाग है तो उनके साथ ये पिट्टिकाएं जो उपस्थित है उनके कारण से रोग का संचरण आगे की ओर संभव हो पाता है या उसके माध्यम से ये क्रिया संपादित होती है। यानी ये जीव उस अवशिष्ट पदार्थ के साथ लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, बनी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। साथ में हम ये कहते हैं कि मृदा के अंदर, मृदा में डिंबक लंबे समय तक बने रहते हैं। डिंबक जो है वो लंबे समय तक क्या रहते हैं, मृदा के अंदर बने हुए रहते हैं। अतः यह रोग उत्पन्न करके आगे संक्रमण का कार्य संपादित करेंगे। तो हम ये कहते हैं गेहूं की फसल जो नवोद्भिद के रूप में है, वह जल के संपर्क में हो, यानी वहां सिंचाई का कार्य हो रहा हो, उस क्षेत्र में जल की मात्रा उपलब्ध हो, तो यह डिंबक उस जल के द्वारा तैर करके पौधे की जड़ों के पास में पहुंच जाता है। डिंबक जल के माध्यम से तैरकर पौधे की जड़ों के साथ पहुंच जाता है। यानी वो जल के द्वारा तैरता हुआ पौधे की जो जड़ें होती है वहां पहुंचता है, उन भागों को क्या करता है, संक्रमित करना प्रारंभ कर देता है, या उन क्षेत्र में संक्रमण होता है। अब ये संक्रमण धीरे धीरे क्या होता जाता है, पौधे के शीर्ष भाग या तना है, पत्तियां हैं, उनको ये क्या करने लग जाता है, संक्रमित करना प्रारंभ कर देता है, या इसके कारण से संक्रमण की क्रिया जो है पहुंच जाती है। यानी यह जो डिंबक है वो बाह्य परजीवी के रूप में पौधे के वर्धिशील क्षेत्रों तक पहुंचकर संक्रमण व्यक्त करते हैं। यह डिंबक बाह्य परजीवी के रूप में पौधे के वर्धिशील क्षेत्रों में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। अब इस डिंबक का संक्रमण पौधे के शीर्ष भाग की ओर हुआ है, यानी ये पुष्प भाग की ओर क्या होंगे, पहुंचने का कार्य करेंगे या शीर्ष भाग पर पहुंचेंगे, जिसके कारण से द्वितीयक डिंबक अवस्था का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक डिंबक का निर्माण होता है। इस डिंबक से अंडों के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब ये जो रचना है, यानी जो द्वितीयक डिंबक बने हैं,
यह पौधे के शीर्षस्थ भाग में पहुंचकर पिट्टिकाएं बनाते हैं, जिनसे अंडों का निर्माण होता है। यानी पिट्टिकाओं से क्या बनते हैं भाई? अंडे बनते हैं। और जिनकी संख्या कितनी हो सकती है? ये जो भाग हैं ये लगभग 10,000 तक अंडों के रूप में निर्मित होंगे। यानी प्रत्येक पिट्टिका से 10,000 से 30,000 तक अंडे देने की क्षमता पाई जाती है। इतने अंडे उसके द्वारा दिए जाते हैं। प्रत्येक पिट्टिकाओं के द्वारा 10,000 से 30,000 तक अंडे दिए जाते हैं। और यही अंडे वापस प्राथमिक डिंबक और द्वितीयक डिंबक संरचना का क्या करते हैं? निर्माण कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से डिंबक अवस्थाएं बनती है। जो प्रथम डिंबक का निर्माण करती है, जिसमें निर्मोचन की क्रिया होकर द्वितीयक डिंबक बनाता है, जो मृदा से पौधे के संपर्क में आता है। यानी जो द्वितीयक डिंबक अवस्था होती है वो वापस पिट्टिकाओं का निर्माण करती है, रेस्टिंग प्रावस्था के अंदर जाती है। और इस तरीके से एक के बाद एक जो है अवस्थाएं निर्मित होकर के संक्रमण होने का कार्य होता है। तो अपन ने ये बता दिया कि भाई किस प्रकार से इसमें संक्रमण का कार्य जो है संपादित हो पाता है। तो इसमें दो प्रकार की हमने जातियों के संदर्भ की चर्चा की थी, जिनके माध्यम से ये क्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं रोग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। तो हम सबसे पहले ये देखें, रोग नियंत्रण में सस्य नियंत्रण जो है संक्रमित पौधों को नष्ट करना, जो संक्रमित पौधे हैं उनको नष्ट कर दें, या उन्नत बीजों को ही फसल रोपण हेतु प्रयोग में लाना, फसल को रोपने के लिए उसका प्रयोग करें। दूसरा, बाली गेहूं की बाली जो संक्रमित है उससे प्राप्त बीजों को 20% NaCl के विलयन से धोने पर पिट्टिकाएं नष्ट हो जाती है। पिट्टिकाएं नष्ट हो जाती है। जो पिट्टिकाएं भाग है वो पिट्टिकाएं क्या हो जाती है भाई? नष्ट हो जाती है। पिट्टिकाओं की जो संरचना है वो समाप्त हो जाती है। ये भाग तो हमने नमक के उपचार से देखा है। इसके पश्चात अगर हम देखें
के द्वारा ये जो डिंबक है उन्हें आप नष्ट कर सकते हैं कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो बीज हैं उनको उपचारित करें 10 मिनट के लिए, है ना। पिट्टिका मिश्रित बीजों को, पिट्टिकाएं मिश्रित बीजों को, पिट्टिका मिश्रित बीजों को 55 या 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उपचारित किया जाए, है ना। 10 मिनट के लिए अगर हम उसको 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखेंगे तो उसके संक्रमण होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके अलावा सेहू रोग से बचने के लिए, सेहू रोग से बचने के लिए सेहू रोग से बचने के लिए 2 से 3 वर्षों तक फसल चक्र को अपनाया जाए, है ना। 2 से 3 वर्षों तक फसल चक्र जो है उसको अपनाया जाए, तो उससे जैसे जीरा है, धनिया है ना, इनके साथ में जो रबी की फसलें उनके साथ में फसल चक्र को, और गेहूं की अगेती बुआई की जाए, जो गेहूं है उसकी अगेती बुआई करें तो संक्रमण होने से बचा जा सकता है। इसके पश्चात जो रोगरोधी किस्में हैं उनको हम प्रयोग में लें तो संक्रमण से बच सकते हैं, जिसके अंदर सोनेरा 63 रोगरोधी किस्में, सोनेरा 63, लेमा राजा जो है उसका प्रयोग करें। NP 608 या S 227, NP 608 S 227 ये कुछ किस्में हैं, उनको अपन प्रयोग में लें तो संक्रमण से बचा जा सकता है। अब रासायनिक उपचार जो है, कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करें, तो नेमाफोस है उसका प्रयोग किया जाए तो उसके कारण से संक्रमण होने से बचा जा सकता है, या जिनोफोर्स जो है, नेमाफोस व जिनोफोस के प्रयोग से, है ना, इनका प्रयोग किया जाए तो संक्रमण से क्या हो सकता है भाई, बचा जा सकता है। या एल्डी कार्ब या थायोजिन आदि से मृदा को उपचारित किया जाए, एल्डी कार्ब व थायोजिन से मृदा को उपचारित किया जाए। एल्डी कार्ब या थायोजिन जो है
उसकी सहायता से आप मृदा को उपचारित करें तो रोग के संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त एल्डिकार्ब सल्फोज का 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। एल्डिकार्ब सल्फोज 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर से प्रयोग में लाना। इस तरीके से जो गेहूं के अंदर सेहू और तेंदू रोग है उस पर नियंत्रण का कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने सूत्रकृमि के माध्यम से होने वाले विकारों के संदर्भ की चर्चा की है। अगली चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।